अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर 12 एंड 13। यानी कि एक ही वीडियो में चैप्टर 12 और चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन से लेकर और 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी बस इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का क्लास होगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आपका पहला चैप्टर है नज़म गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जोफरी। और दूसरा चैप्टर कौन है आपका? मेरा सफ़र, उसका भी मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जोफरी। तो पहले जो छोटा छोटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? गुफ्तगू, जो एक नज़म है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जोफरी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? तो गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? अभी हम आपको बताए हैं नज़म गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन है? तो अली सरदार जोफरी। तो वही बात है ना, गुफ्तगू नज़म जो है उसको किसने लिखा था? तो अली सरदार जोफरी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है? तो गुफ्तगू नज़म जो है, नज़म गुफ्तगू, उसको शायर ने किसके नाम दिया है? तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम क्या है? यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम किया गया है। अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े तो जाइए चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3 है शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात जो है कब तक चलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शाम मुलाकात जो है सुबह तक चलेगी, और आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आपको टिक करना होगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। अल्फाज के हाथों में क्या है? तो अल्फाज के हाथों में संग दशनाम है। सवाल नंबर 5 है तनज़ कैसा जाम झलकाता है? तो तनज़ जो है जहर का जाम झलकाता है। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। तरश आबरू खमदार से आप क्या समझते हैं? तरश आबरू खमदार से जो है आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो तरश आबरू खमदार से मुराद है तीखी नज़रें, यानी कि तीखी नज़रें। तरश अबरू खमदार से क्या मुराद है? तीखी नज़रें। याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। किसके चटकने की सदा आती है? तो गंजों के चटकने की सदा आती है। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। सवाल नंबर 8 आपका है किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़म में आई है? मतलब इस नज़म में किस तोहफ़ा और सौगात की बात आई है? तो दर्द और प्यार की बात इस नज़म में सामने आई है। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के बारे में बताया गया। तो दर्द और प्यार की बात ही इस नज़म में किया गया है। अगर आप लोग नज़म नहीं पढ़े तो जाइए आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर आपका क्या है? मेरा सफ़र। इसके मुसन्निफ़ भी है अली सरदार जोफरी। तो इसका भी पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 1 है मेरा सफ़र नज़म की हैयत क्या है? मेरा सफ़र नज़म की हैयत जो है आज़ाद नज़म है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मेरा सफ़र नज़म की हैयत क्या है? आपके ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, और एक ऑप्शन ये भी रहेगा आज़ाद नज़म, तो उसी में आपको टिक करना है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। अली सरदार जोफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? सरदार जोफरी की पैदाइश जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर यूपी में हुई थी। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। गांव का नाम क्या है? बलरामपुर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। अली सरदार जोफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। तो उनके 4 नज़मों के नाम ये है। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अली सरदार जोफरी की 4 नज़मों के नाम ये है। ये में कौन कौन है? मेरा सफ़र, गुफ्तगू, ये दोनों तो आपके चैप्टर का ही नाम है, इसलिए आपको याद ही रहेगा। बस 2 याद रखना है, एशिया जाग उठा है, नई दुनिया को सलाम। तो ये चारों नज़म जो है किसका है? अली सरदार जोफरी का है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशिया जाग उठा है किसकी तख्लीक है, यानी कि इसको लिखने वाला कौन है? तो अली सरदार जोफरी। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं।
अली सरदार जोफ्री की वफ़ात कब हुई थी? तो अली सरदार जोफ्री की वफ़ात जो है 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2000 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। अली सरदार जोफ्री को ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला था? अली सरदार जोफ्री को ज्ञानपीठ का अवार्ड जो है 1997 ईस्वी में मिला था। ये क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करा चुके हैं। अली सरदार जोफ्री की वफ़ात कब हुई थी? तो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को। और उसको कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। अली सरदार जोफ्री का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है? तो तरक्की पसंद तहरीक से। याद रखना, अली सरदार जोफ्री का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से रहा है। सवाल नंबर 7 आपका है, अली सरदार जोफ्री की 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। तो तनकीदी किसे कहते हैं? ये बात तो आपको हम क्लास 10th में भी बताए थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े और न्यू स्टूडेंट तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। अली सरदार जोफ्री की 2 तनकीदी, यानी कि तनकीद मतलब होता है किसी भी किताब का जांच करना। जैसे कोई अफसाना हम लिखे या कोई किताब हम लिखे तो उसको जांच करना, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या ख़राबी है, तो उसको ही तनकीद कहा जाता है। तो अली सरदार जोफ्री जो है 2 तनकीदी किताब भी किए थे। कौन कौन? तरक्की पसंद अदब और इकबाल शनाशी। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तरक्की पसंद अदब तहरीक के मुसन्निफ कौन है? तो अली सरदार जोफ्री। और इकबाल शनाशी किसकी तनकीदी किताब है? तो अली सरदार जोफ्री की। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। किस फ़ारसी शायर से मुतासर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई है? मतलब कौन ऐसा फ़ारसी शायर था जिससे खुश होकर मेरा सफ़र नज़म जो है लिखी गई थी अली सरदार जोफ्री ने? तो अल्लामा इकबाल से मुतासर होकर ये नज़म मेरा सफ़र लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। क्या शायर ने खुद को एक तरफ्ता कतरा करार दिया है? क्या शायर ने खुद को एक तरफ्ता कतरत करार दिया है? तो हाँ, शायर ने खुद को एक तरफ्ता कतरा करार दिया है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की और ये तो अभी तक आपका था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी से पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 2 और 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऊपर का सवाल नंबर 1 है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर इसी तरह का सवाल आपके 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप अगर समझे रहिएगा तो 2-4 लाइन और बढ़ा कर लिख दीजिएगा तो 100% आपका 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो पहला सवाल आपका क्या है? हरूफ वफ़ा से आप क्या समझते हैं? तो आप सबको पता है वफ़ा और बेवफ़ा, यानी कि वफ़ा से मतलब होता है मुराद इश्क मोहब्बत है। तो जवाब किस तरह से आपको लिखना है? जवाब हरूफ वफ़ा से मुराद इश्क व मोहब्बत है। हरूफ वफ़ा सुबह ढलने के बाद आएगा और यह इसी की ये रंगत होगी कि वह ऐश करता आएगा। जब आएगा तो इसकी निगाहें झुकी होगी और दिल धड़कते होंगे और होंठ कांपते होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो बस आपको इतना लिखना है, हुरूफ वफ़ा से मुराद इश्क मोहब्बत है। हुरूफ वफ़ा सुबह ढलने के बाद आएगा और इसकी ये रंगत होगी कि ये ऐश करता आएगा। जब आएगा इसकी निगाहें झुकी होगी और दिल धड़कते होंगे और होंठ कांपते होंगे। तो आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। ये भी सवाल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है जो आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो सवाल क्या है? इश्क किस तरह आएगा? लगजश पाके क्या माने हैं? इश्क जो है वह किस तरह आएगा? लगजश पाके क्या माने हैं? तो जवाब आपको किस तरह से लिखना है? जवाब लगजश पाके माने लड़खड़ाते हुए पैरों से चलना है। लगजश पाके माने क्या है? लड़खड़ाते हुए पैरों से चलना है, यानी कि इश्क लड़खड़ाते हुए पैर से आएगा। दिल धड़कते होंगे, होंठ कांपते होंगे, नज़रें झुकी होंगी, वक्त खामोशी और कैफियत सुकूत की होगी, गंचे भी बाग में चरकते होंगे, तो इसकी सदा साफ सुनी जा सकती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका है, नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी खुलासा वाला क्वेश्चन रहता है उसको आपको तो हर हाल में समझना होगा, याद करना होगा, में पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 3 क्या है? नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा, यानी कि नज़म गुफ्तगू जो है उसका खुलासा, उसको गुफ्तगू नज़म जो है उसमें क्या कहा गया है ये बात आपको लिखना है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको भी पता हो जाएगा। तो फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप भी बना कर आइएगा। तो जवाब नज़म गुफ्तगू
अली सरदार जोफरी की नज़म में, तो नज़म गुफ्तगू किसकी नज़म है? अली सरदार जोफरी की नज़म में। इस नज़म को इन्होंने हिंदू पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है। नज़म गुफ्तगू को अली सरदार जोफरी ने हिंदू और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम मंसूब किया। हिंदू मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस नज़म में इन्होंने मुल्क के दरमियान होने वाले मसलों से निजात तरकीब बताई है। मतलब नज़म गुफ्तगू में जो है अली सरदार जोफरी क्या बताए हैं, इन्होंने मुल्क के दरमियान यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है उससे छुटकारा पाने की तरकीब बताई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी है। 1947 के पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो दोनों एक ही था, मतलब पूरा हिंदुस्तान ही था। 1947 के बाद उसका बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो गया था। फिर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। ये भी याद रखना है, अगर आपका आर्ट्स है तो हिस्ट्री क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश है। आज़ादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ और दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आज़ादी कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। तो 1947 के बाद दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ था और दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। गुफ्तगू ऐसी चीज़ है, गुफ्तगू यानी कि बातचीत होता है। गुफ्तगू का मतलब ये होता है बातचीत। तो बातचीत एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा से बड़ा मसला आसानी से हल हो सकता है। बात करने से कैसा भी मसला हो, कितना भी बड़ा मसला हो, बहुत आसानी से हल हो सकता है। इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी मुलाकात हो और इस वक्त तक ख़त्म ना हो जब तक कि इनकी आपसी दुश्मनी ख़त्म ना हो जाए। मतलब अली सरदार जोफरी बोल रहे हैं इसलिए दोनों मुल्कों यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो और इस वक्त तक वो मुलाकात ख़त्म ना हो जब तक कि इनकी आपसी दुश्मनी ख़त्म ना हो जाए। जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठते हैं उन हाथों से दोस्ती का दामन थाम लेना बेहतर है। मतलब जो हाथ आदमी उठाता है पत्थर मारने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क वाले को, तो वो हाथ किसके लिए उठना चाहिए? दोस्ती का दामन थाम लेने के लिए बेहतर होगा। एक दूसरे के शिकवा को भूल कर के जाम झलकाए, ऐसा करने से दोनों मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर ऐसा काम किया जाएगा तो दोनों मुल्क का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर जो है रोशन होगा, यानी कि आगे आने वाला कल जो है बेहतर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या तो फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है 9835659211। इस पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको मेरे चैनल के बैनर में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या है? नज़म गुफ्तगू में शायर ने किन ख़यालात का इजहार किया है? तो नज़म गुफ्तगू जो है अली सरदार जोफरी का है। तो अली सरदार जोफरी ने नज़म गुफ्तगू में किस ख़यालात का इजहार किया था? तो आपको पता ही होगा, नज़म गुफ्तगू में इजहार जो है आज़ादी के बात है, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुल्क के बारे में बात किया गया है। तो वही बात है, आपको लिखना कैसे वो देख लीजिए। नज़म गुफ्तगू में शायर ने यानी कि अली सरदार जोफरी ने इन ख़यालात का इजहार किया है कि इजहार मतलब खुलासा किया है कि आज़ादी से पहले दोनों ममालिक, मुल्क का जमा क्या होता है? ममालिक। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दोनों ममालिक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अब दो मुल्क है वो पहले एक थे और दोनों वो जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। सब साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी भी मिली। मतलब जितने हिंदू और मुसलमान थे सब मिलकर आपस में एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी भी मिली। मगर आज़ादी के बाद मुल्क का बंटवारा हो गया। जब आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो मुल्क का बंटवारा हो गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का नाम दिया गया था, ये पाकिस्तान नाम से एक मुल्क रहेगा। और दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दोनों मुल्क ममालिक जो है एक दूसरे के दुश्मन बन गए, इसलिए कि दुश्मनी को गुफ्तगू के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। और इस नज़म में क्या कहा गया है? दुश्मनी को गुफ्तगू यानी कि बातचीत के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी मुलाकात हो और इस वक्त तक ख़त्म ना हो जब तक कि उनके दरमियान के मसले और दुश्मनी ख़त्म ना हो जाए और एक दूसरे के शिकवा को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ऐसा करने से दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार याद कर लीजिए, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा भी ना, और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं मिला मिला कर। और नहीं आता है मिला मिला कर लिखने के लिए तो अभी भी आपके पास 5-6 महीना टाइम है, तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं
तो 100% आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो ये भी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर जो है मेरा सफ़र, अली सरदार जोफ्री। तो ये सब जो है अभी आपको हम बता ही चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो था वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। अली सरदार जोफ्री की 4 नज़मों के नाम लिखिए। तो 4 नज़मों कौन कौन है? एशिया जाग उठा था, ये भी उनका नज़म है। नज़म गुफ्तगू जो है वो भी अली सरदार जोफ्री का है। मेरा सफ़र जो है ये भी अली सरदार जोफ्री का है। नई दुनिया को सलाम, ये भी अली सरदार जोफ्री का है। परवाज़, ये भी अली सरदार जोफ्री का है। खून की लकीर, ये भी है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से भी सवाल दिया जाएगा, दर्ज झेल में कौन सी नज़म अली सरदार जोफ्री की है, यानी कि ये चारों नाम दे दिया जाएगा और एक मेरा सफ़र और गुफ्तगू, इनमें से चारों छओं में से कोई एक नज़म का नाम दे दिया जाएगा। ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन रहता है परवाज़, दर्ज झेल में अली सरदार जोफ्री की नज़म कौन सा है, तो ज़्यादातर क्या रहेगा? परवाज़, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। अगर आप नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे जहाँ से आप आसानी से क्लास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। अली सरदार जोफ्री का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो अली सरदार जोफ्री का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से है। सवाल नंबर 3 है, अली सरदार जोफ्री के 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। तो ये भी आपको हम बता ही चुके हैं, अली सरदार जोफ्री के 2 तनकीदी किताबों के नाम। तो एक का नाम क्या है? इकबाल शनाशी। दूसरा का नाम क्या है? पैगम्बरान सुखन। और आगे जो हम बताए उसमें इकबाल शनाशी था और एक और कोई था, याद नहीं आ रहा है। तो ये तीनों जो है अली सरदार जोफ्री की तनकीदी किताबों के नाम में, इनमें से 2 आपको लिखना होगा अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। मौत की आमद से पहले जो मंजर पेश किया गया है उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यानी कि मेरा सफ़र जो नज़म है उसमें मौत के बारे में बात किया जाता है। तो वही बात तो आपका क्वेश्चन है। मौत के आमद, आमद मतलब मौत के आने से पहले आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। जब मौत आता है इंसान का तो मरने से पहले इंसानों के आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। हाथों की लकीर का निशान मिट जाता है और ज़बान से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, ये बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा किया है? मतलब शायर जो है ये बात अपने नज़म में कही है। मेरा सफ़र जो नज़म आपकी किताब में है अली सरदार जोफ्री का, उसमें ये बात कहा गया है, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, ये बताकर जो है शायर है अली सरदार जोफ्री किस हकीकत की तरफ इशारा करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं जवाब, ज़बान के पत्तों से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, ये बताकर मौत की हकीकत की तरफ इशारा क्या है? बस याद क्या रखना है, मौत की हकीकत के तरफ इशारा क्या है? ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, ये बात आकर किसके तरफ इशारा किया है? तो मौत की हकीकत के तरफ, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नज़म मेरा सफ़र का खुलासा कीजिए। तो नज़म गुफ्तगू का खुलासा कर चुके हैं। अब आपका क्या सवाल? नज़म मेरा सफ़र का खुलासा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जितना भी खुलासा वाला क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप उर्दू में 90+ लाना चाहते हैं तो। बस आप अगर 50-60 नंबर लाना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वाला क्लास करवाते हैं, वो क्लास कर लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव बस उस क्लास से बन जाएगा। यानी कि हम जितना चैप्टर वाइज कोर्स करवाते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्लास अगर आप पूरा कर लीजिएगा और आपको याद रहेगा तो 100% टोटल क्वेश्चन उसी में से मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कीजिएगा। उसके बाद आपका 50 का 50 नंबर उधर से मिल जाएगा। फिर अगर आप लोग सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से कीजिए जैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, यानी कि मेरा कोर्स करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे जहाँ पर लिखा होगा 2025 उर्दू बैच। तो जिसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उस ग्रुप में आपका नंबर 100% प्राइवेट रहेगा, यानी कि आपका नंबर कोई भी नहीं निकाल सकता है। आपको जब भी क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा उस ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसी ग्रुप से आप मेरा नंबर निकाल कर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो जवाब,
नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जोफरी की नज़म में, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी तरह आप लिखिएगा, नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जोफरी की नज़म में। इस नज़म में शायर ने मौत की हकीकत को बयान किया है। तो इस नज़म में शायर ने किसकी हकीकत को बयान किया है? मौत की हकीकत को। मौत हर जानदार पर लाजमी है। मौत जो है हर जानदार पर, मतलब जितने भी जान वाले चीज़ें, जिसमें भी जान है उसको एक दिन मरना है। लेकिन इसके साथ ही पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। लेकिन मरने के साथ ही पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। कितने लोग रोज़ मरते हैं, कितने लोग रोज़ पैदा होते हैं। मौत जब आती है तो इससे पहले आंखों की रोशनी चली जाती है। जब भी किसी को मौत आता है तो सबसे पहले उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है। मौत से पहले वह सारी शक्लें मसख़ हो जाती है जो इंसान ज़िंदगी में खुशगवार लम्हे गुजार चुका होता है। मतलब मौत से पहले इंसान का सब चीज़ ख़त्म हो जाता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशगवार लम्हे गुजार चुका होता है। नज़म के आखिरी हिस्से में शायर कहता है कि नज़म जब ख़त्म होने लगता है तो आखिरी हिस्से में शायर क्या कहता है कि मौत के बाद लोग मुझे इस वक्त याद करेंगे कि जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा। मौत के बाद, जैसे आप मान लीजिए आपका मौत हो जाएगा या मेरा मौत हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, जब एक दिन तो सबको मरना है। तो मान लीजिए किसी दिन मेरा मौत हो गया तो लोग मुझे कैसे याद करेगा? जब तक हम कुछ अच्छा काम करेंगे तब तो मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, बस अपना ज़िंदगी यूं ही गुजार देंगे, तो मरने के बाद लोग मुझे भी भूल जाएंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम बहुत आप लोग के दुआ और मदद से हम आगे निकल जाएंगे तो लोग मुझे भी याद करेंगे। तो इसी तरह अली सरदार जोफरी जो है नज़म के आखिरी हिस्सा में कहते हैं, मौत के बाद लोग मुझे इस वक्त याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा। मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला चैप्टर आपका क्या है? खेती, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अमीक हनफी। तो पहले हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि खेती चैप्टर के बारे में एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। उसके बाद आपको इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप क्लास कर लीजिएगा। और तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।